अहमद हसन अल अरबी, मुझे तो लगता है अब इनको हर इंसान जानता होगा, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कुछ देर पहले ही मुझे पता चला, इस जंग पे मैं आपकी राय जानूंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने किस तरह से रीड किया इस पूरी जंग को, जो कि चंद घंटे में ख़त्म हो गई जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया। लेकिन ये भी पता चला कि सोफिया कुरैशी हमारी बहन है। शायद आपने ये देखा हो, बीजेपी के मिनिस्टर ने बता दिया कि सोफिया कुरैशी हमारी बहन है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, मैं इसी से आगाज़ कर लेती हूँ। जी देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो फैशिज्म इंस्टिल किया पिछले 10-12 साल से, स्पेशली बीजेपी ने, आरएसएस ने, हिंदुत्व ने, मोहन भगवत ने, नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने, वो फैशिज्म इतना ज़्यादा इंजेक्टेड है इंडियन सोसाइटी के अंदर कि ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आप वो देखें, इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि हम डी एस्केलेट कर रहे हैं, इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं। और उसके बाद जिस तरीके से ट्विटर के ऊपर उनकी पुरानी एक फैमिली की तस्वीर निकाल के उनकी बेटी को रेप थ्रेट्स दिए गए, मतलब इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी है, ड्यूरिंग वॉर आप उसकी बेटी के साथ उसको थ्रेट किस तरह के दे रहे हैं। और बीजेपी के वोटर्स, सपोर्टर्स और इवन इनके जो ओहदेदारान थे, जो भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस के, उन लोगों ने उनको थ्रेट दिए टू द एक्सटेंट दैट ही हैड टू लॉक हिज ट्विटर अकाउंट। तो आप इमेजिन करें कि वो जो फैशिज्म है, वो जो हेट्रेड है और वो जो जीनोफोबिया है, वो किस हद तक इंस्टिल हो चुका है इनके पावर स्ट्रक्चर्स में और इनकी थॉट मशीन में। यकीनी तौर पे। अच्छा अहमद, आप हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन हम चाहेंगे कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनका अहाता करने की कोशिश की जाए। जंग हो गई, ठीक है, उसके बाद सीज़ फायर जो है वो भी हो गया। फिर कुछ खबरें ये आती रहीं कि मुख्तलिफ जगहों से जो सीज़ फायर की वायलेशंस भी हो रही हैं। अमूमन हम देखते हैं ऐसा होता है कुछ देर तक। आज जो मोदी हैं, एक कल उन्होंने खिताब किया था, उसके बाद कहा जा रहा था कि ये एक शिकस्त खुर्दा शख्सियत की बॉडी लैंग्वेज है, खिताब है, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स थी वो भी। आज उन्होंने एक और खिताब किया और उसमें उन्होंने बिल्कुल किसी चीज़ को मानने से ही इनकार किया और अपना हौसला बढ़ाने के लिए या न जाने किसका हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे भी किए। तो अहमद, ये आपके ख्याल में मामला रुकेगा कहाँ पे? क्या खुदा ना खास्ता एक दफ़ा फिर हम कोई जंगी जो जुनून है वो भारत की जानिब से देखेंगे, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, मैं आपको एक थोड़ी सी इसके हिस्ट्री और जो कॉन्टेक्स्ट है वो ऐड कर दूं कि जो पहलगाम वाला वाकया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद जो इन्वेजन उन्होंने किया, ये 22 तारीख से शुरू नहीं हुआ। ये सब कुछ, इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है। पिछले 3 साल से मैं खुद जिस प्लेटफॉर्म पे जाता था, मैं वहाँ जाके ये बात करता था कि इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, ये एक कन्वेंशनल वॉर की तैयारी कर रहे हैं। और लोग, जब इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर्स होते थे या जो रिसर्चर्स होते थे, जब उनसे ये बात की जाती थी तो वो ये कहते थे कि कन्वेंशनल अटैक कभी भी नहीं इंडिया कर सकता, क्योंकि 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज ने कभी भी कन्वेंशनल जंग नहीं लड़ी। सो कन्वेंशनल अटैक, जो थ्योरी ऑफ डिटरेंस है, उसके मुताबिक इंडिया नहीं कर सकता। और मैं उनको जाके कहता था कि वो जो कन्वेंशनल हथियार ले रहा है वो किस वजह से ले रहा है। वो 100 बिलियन प्लस जो डॉलर्स हैं उसका वो असलहा ले चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कहा जाता था कि क्योंकि सिक्योरिटी डायलेमा था, क्योंकि यूरोप में असलहा बहुत ज्यादा था, इस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुई, जो दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंग है जिसमें सबसे ज्यादा लोग मरे। जितना यूरोप के पूरे के पास असलहा था वर्ल्ड वॉर 2 में, उतना इंडिया ने सिर्फ पिछले 3 साल में लिया। और उसमें टॉप पे उसका नेवी है। और नेवी जाहिर है उसने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल करनी थी, चाइना के साथ तो उसकी नेवी नहीं इस्तेमाल हो सकती, नेपाल के साथ तो नहीं हो सकती। सो मैं हर किसी से जाके ये बात करता था कि ये इनका जो पॉलिटिकल रिटोरिक है वो भी जंग की बात कर रहे हैं, इनकी वेपन प्रोक्योरमेंट जो है वो भी इशारा दे रही है कि ये जंग करना चाहते हैं, एक लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर करना चाहते हैं। इनका जो सियासतदान बयानात दे रहे हैं वो भी इस बात को कॉम्प्लीमेंट करता है, और इनकी जो ग्राउंड पे ट्रूप्स की मूवमेंट है वो भी इस बात को कॉम्प्लीमेंट करती है। और इनकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग है, जिस टाइप की मिलिट्री ट्रेनिंग ये लोग कर रहे हैं, ये जंग की तैयारी कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ ही जंग करेंगे। सो फिर इवेंचुअली हुआ यही, आपने देखा कि वो जो 70 साल से थ्योरी ऑफ डेटरेंस थी कि 2 न्यूक्लियर आर्म कभी भी कन्वेंशनल वॉर नहीं करती, वो पहलगाम पहले 2019 में जब इन्होंने जो पुलवामा वाला फॉल्स फ्लैग के बाद इन्होंने कन्वेंशनल अटैक किया, छोटा अटैक किया, और अब स्पेशली जिस तरीके से इन्होंने अटैक किया है, तो ये वाजे नजर आ रहा है कि थ्योरी ऑफ डेटरेंस खत्म हो चुकी है। इनका प्लान था, जो रॉ के डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड लीक हुए उसमें भी लिखा हुआ था कि इन्होंने पाकिस्तान का कोई इलाका कैप्चर करना है ताकि इनको पूरी दुनिया को भी दिखा सके और अपने लोगों को भी मुतमईन कर सके। वो इनसे हुआ नहीं है। अपनी सारी तैयारी के बावजूद ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से ये रिजॉल्व और ये रिस्पॉन्स आएगा। काइनेटिक फ्रंट के ऊपर
सॉरी काइनेटिक फ्रंट के ऊपर इनको शिकस्त हुई, इनको एयरफोर्स के अंदर शिकस्त हुई, इनको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में शिकस्त हुई, इनको डिप्लोमेटिक वॉरफेयर में शिकस्त हुई। अब जो इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंडिया के अंदर जो है वो इस बात का वाज़े तौर पर इशारा कर रहा है कि इसके जो कल्टिस्ट्स हैं मोदी के, वो इसको पुश कर रहे हैं फॉर अनदर मिस एडवेंचर। और ये अभी जंग जारी है, बैटल जो है एक खत्म हुई है और पाकिस्तान पहली बैटल अल्लाह के फजल से जीत गया है, बट द वॉर कंटिन्यूज, दे आर इचिंग फॉर अनदर मिस एडवेंचर। और आने वाले चंद दिनों में, हफ्तों में, महीनों में आप देखेंगे ज्यादा टाइम नहीं है, इंडिया फिर कोई मिस एडवेंचर करेगा। यही मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी कि ख्वाहिश करना और उस पर अमल करना, इसमें फ़र्क है। दुनिया में पहला राफेल जो है वो गिरा है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराया है। इन्होंने तो राफेल की भी कोई इज़्ज़त नहीं छोड़ी, और जो वेस्टर्न आर्म्स हैं, वेपनरी है, जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं छोड़ी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इस कैपेसिटी के साथ आपको लगता है कि ये दोबारा जाएंगे? क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि इनके अपने जो आर्मी के लोग हैं वो भी नाराज़ हैं कि किस तरह से उनको एक जंग में झोंका गया, और कुछ साहब ये भी कह रहे थे कि हम तैयार नहीं हैं। तो अपने अंदर से अब बिलाखिर आटे में नमक के बराबर कुछ सेन वॉइसेस हैं, लेकिन वो उठना शुरू हो गई हैं, उसके बावजूद ये जाएंगे जंग में? जी देखें, दुनिया के अंदर हमेशा जो जितनी 14,700 के करीब जंगें हुई हैं, हर जंग कोई ना कोई मुल्क जीता है और कोई हारा है। हर जंग किसी ना किसी ने शुरू की है और हमेशा एक बंदे ने लाजमी तौर पर मिसकैलकुलेशन की है। तो इंडिया की हिस्ट्री भी यही है कि ये हमेशा, और स्पेशली पिछले 10 से 15 साल से जो इनका थॉट प्रोसेस है, जो इनकी थिंकिंग मशीनरी है इस वक्त इंडिया के पॉलिसी कॉरिडोर्स में, वो हमेशा से मिसकैलकुलेट कर रही है। इन्होंने बालाकोट पे भी मिसकैलकुलेट किया, इन्होंने पुलवामा, पहलगाम, हर जगह के ऊपर ये मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। और जो फैशिस्ट होता है, जो फैशिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आप दुनिया के पुराने 200-300 साल के फैशिस्ट पढ़ के देख लें, हमेशा फैशिस्ट मिसकैलकुलेट करते हैं। अपने मुल्क के अंदर का जो टर्मोइल होता है, अपने मुल्क के अंदर जो इंतशार होता है, जो फसाद होता है, जो डिवीजन होती है, उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए बाहर किसी मुल्क के ऊपर हमला करता है और उसके बाद फिर वो फैशिस्ट तबाह हो जाता है। सो मोदी भी इस वक्त इसी ट्रेजेक्ट्री पे है, क्योंकि इस वक्त इंडिया के अंदर बीजेपी की हुकूमत है, मोदी की हुकूमत है, हुकूमत चेंज होने के आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत जोर से मौजूद है कि मोदी को हटा के योगी आदित्यनाथ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। सुब्रमण्यम स्वामी जो आरएसएस का आइडियोलॉग है, उसने बाकायदा तौर पर ये ट्वीट भी किया कि हमारा मकसद पाकिस्तान को तोड़ना था, मोदी इसमें बार बार नाकाम रहा है, हमें जिल्लत उठानी पड़ी है मोदी के लिए। नाउ वी हैव टू ब्रिंग इन द बेटर बुचर, हमें एक बड़ा कसाई लेके आना है जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। तो ख्वाहिश इनकी है कि इन्होंने पाकिस्तान को तौबा नाउज़ बिल्लाह तोड़ना है, ये वो, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ेगी और हमेशा ये जलील ही होंगे। लेकिन ये जो फाइनल मार्का इस वक्त चल रहा है, जो फाइनल बैटलफील्ड इस वक्त लगी हुई है, इसमें ये एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल वॉर। क्योंकि इसके बाद मुझे पर्सनली जो इंडिया के इंटरनल डायनामिक्स है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मोदी या इंडियन यूनियन इस जंग के बाद सरवाइव कर सकेगी, क्योंकि इंटरनल जो डिवीजन है, खालिस्तान को ले लें, 7 सिस्टर स्टेट्स को ले लें, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ले लें, वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि जैसे वो रॉ के डॉक्यूमेंट में भी लिखा था कि जंग अगर थोड़ी सी लंबी चली तो फिर हमारे अंदर से बहुत ज्यादा फसाद और फितना होगा और इंडिया के टूटने के चांसेस हैं। जी अच्छा अहमद, आप जो इंटरनेशनल जो अमूर हैं उसके एक्सपर्ट भी हैं, उस पर गहरी नज़र रखते हैं। उस तनाजुर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चले पाकिस्तान के बारे में तो एक बयानिया बना हुआ था ना, और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी कर लेते थे। हालात ऐसे थे कि जी पाकिस्तान वो तो जब तक IMF के पास ना जाएँ वो आगे चल नहीं सकते, पाकिस्तान वो तो दहशतगर्दी पे काबू नहीं पा सकते, उनके अंदर आके लोग अटैक कर देते हैं। इस जंग ने ये बयानिया किस हद तक, और साथ ही जो इंडिया के हवाले से कि शाइनिंग इंडिया और पूरी दुनिया में जिसने कल्चरल तौर पे अपने झंडे जो हैं वो गाड़ दिए हैं, बहुत टॉलरेट किस्म के लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त अंदाज से पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं, तो ये जो मिथ बस्ट हुई हैं इस तमाम तनाजुर में, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, वो बात करते हैं कि जब तक आप आजमाए नहीं जाते ना, टेस्ट नहीं किया जाता आपको, तो तब तक हर तरह की बात प्रोपेगेंडा होती है। तो पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया ने प्रोपेगेंडा किया। हम हमेशा से ये बात समझते हैं कि पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किए हुए, हम हमेशा से ये कहते हैं आज आप पाकिस्तान को रिमूव, पाकिस्तान इस इक्वेशन से पाकिस्तान को निकाल दो, आपको कल नेपाल भी नहीं मिलेगा, भूटान भी नहीं मिलेगा, आपको श्रीलंका भी नहीं मिलेगा। ये पूरे इंडिया, जैसे कायदे आजम ने पाकिस्तान बनने के वक्त जब अरब वर्ल्ड को कायदे आजम ने एड्रेस किया तो उन्होंने कहा था वी नीड पाकिस्तान, ताकि हम आप लोगों को इस RSS फैशिस्ट हिंदुत्व के फितने से बचा सकें।
तो अखंड भारत को जो मुल्क रोक के बैठा हुआ है पिछले 70 साल से अल्लाह के फजल से, वो पाकिस्तान है। सो पाकिस्तान के बारे में ये सारा प्रोपेगेंडा था, ये जो कि पाकिस्तान इंडिया कहाँ निकल गया और कहाँ हो गया। वो जब जंग हुई तो आपको पता चल गया कि किसकी मिलिट्री स्ट्रांग है, कौन सी कौम ज्यादा ताकतवर है, कौन सी कौम यूनाइटेड है, कौन सी कौम इकट्ठी खड़ी हुई है, कौन सी कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी हुई है, कौन सी फौज दलेरी के साथ इस मार्के के अंदर जाने के लिए तैयार है। आप इंडियन फौज को देखिए, वहां पे रोना शुरू हुआ था कि जंग होने वाली, एक सत्ताधारी था, खौफ मुब्तला था उनमें। और पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे, उनका एटीट्यूड आपने देखा था, वो कितने खुश थे कि फाइनली हमें वो दुश्मन जो इतने अरसे से हमारी पीठ में छुरा घोंपता है, दहशतगर्दी करवाता है, आप फेस टू फेस उसके साथ लड़ने का वक्त आया। तो पाकिस्तानियों का ये जज्बा, इसको आई मीन यू कैन नॉट बीट देम। आप उस चीज से जो आपके ऊपर सबसे बड़ा खौफ तारी है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, जो इनकी फौज पे सबसे बड़ा खौफ तारी है, वो मौत का है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी है जो दिन में 5 दफा, जो हमारे फौजी हैं 5 दफा दिन में दुआ करते हैं शहादत की। सो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और वो देख लिया दुनिया ने, पूरी दुनिया के सामने सच आ गया ना, अब तो पीछे कुछ नहीं रह जाता। सही। अच्छा, आप ये भी बताइएगा, क्योंकि मैंने तो जब से होश संभाला है, एक तो पाकिस्तानियों को बहुत डिफेंसिव पोजीशंस में देखा है कि नहीं, हाँ जी हमारे अंदर भी कोई मसाइल तो हैं, गलतियाँ तो हैं। वो इस बार मुझे एक डिफरेंट पोजीशन नज़र आई है कि इस बार हम डिफेंसिव पोजीशन में नहीं गए। झूठे इल्ज़ाम भी लगते रहते तो हम उसमें भी कुछ ना कुछ डिफेंसिव पोजीशन पे चलते। दूसरा, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिएक्शन था, वो इस बार ऐसा लगा, पहले हमेशा ऐसा लगता था कि वैसे तो झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन इंडिया कुछ भी लेके जाता था तो वो मान लेते थे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी। इस बार स्काई न्यूज़ के एक प्रेजेंटर के अलावा बाकी सब इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसा लग रहा था कि आंखें खोल के देख रही है, पाकिस्तान के स्टैंड्स को भी समझ रही है और ख़ुद से एनालाइज करने की कोशिश कर रही है कि क्या सही क्या गलत। ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक डिफरेंट रिएक्शन सामने आया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखें, दो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगर हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दें या समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसमें एक है दुनिया भर की मुल्कों की हुकूमतें और एक है अवाम। इस डिवीजन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमेशा से जो पब्लिक रही है मुस्लिम वर्ल्ड की, स्पेशली अगर आप मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें या बाकी मुल्कों की बात करें, तो वो हमेशा से मोदी आरएसएस की आइडियोलॉजीज के खिलाफ रही है। पॉलिसी मेकर्स और हुकूमतें जो होती हैं वो इंटरेस्ट की बेस पे चलती हैं, अवाम सेंटिमेंट की बेस पे चलती है, अवाम जो है वो जज्बात की बेस पे चलती है, अवाम हक और बातिल की बेस पे चलती है, अवाम इमोशंस पे चलती है, हुकूमतें इंटरेस्ट पे चलती हैं। अब अवाम जो है पूरी दुनिया की, वो तो वैसे ही पाकिस्तान के साथ थी। इनकी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी वो बदनाम है, मुस्लिम वर्ल्ड स्पेसिफिकली वो पाकिस्तान को, जाहिर है टर्की के जो थिंक टैंक्स हैं वो सारे जिस तरीके से टर्क्स पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पूरे मुसलमान दुनिया, आप कोई भी अल जजीरा की या किसी भी अच्छे न्यूज़ आउटलेट की वीडियो उठाएं यूट्यूब के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के तौर पे नीचे सिर्फ कमेंट्स पढ़ लें पाकिस्तान इंडिया से जो रिलेटेड हो, तो नीचे आपको कमेंट्स के अंदर पूरे जो कमेंट्स मिलेंगे वो यही मिलेंगे, मैं फलां मुसलमान मुल्क से हूँ और मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, इंडिया के टेररिज्म के खिलाफ हम खड़े हैं। तो पूरी दुनिया का तो पल्स और सेंटिमेंट पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी है। बात होती है हुकूमतों की। हुकूमतों ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी उसने अपना जो रिजॉल्व शो किया, वो लीडरशिप क्योंकि क्लियर थी इंडिया को लेके, उनका माइंडसेट क्लियर था, हिंदुत्व को लेके, आरएसएस को लेके, अखंड भारत को लेके, कश्मीर को लेके उनका माइंडसेट क्लियर था। उनको पता था उन्होंने इंडिया के साथ कैसे डील करना है, उनको पता था कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है, उनको पता था कि इनका रिस्पांस कैसा होगा, और पूरी दुनिया को खुल के उन्होंने अनअपोलोजेटिकली रिस्पांस दिया कि अगर इंडिया हम पे स्ट्राइक करेगा हम बदला लेंगे और हमारा बदला डिस्प्रपोर्शनेट होगा। तो जब आप इस तरीके से जाके बात करते हैं, बीइंग द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड, आप जब इस तरीके से बात करते हैं, जब लगता है दुनिया को कि जंग होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी इंडियन वॉर मशीन वर्सेस पाकिस्तान वॉर मशीन, तो वो ममालिक जो इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं वो भी इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब दो फौजों के दरमियान में जंग की बात आएगी तो हमेशा जो कॉम्पिटेंस है, ये जो प्रोफेशनलिज्म है, वो पाकिस्तानी फौज का ज्यादा होगा। और जंग के दौरान दुनिया उस मुल्क को सपोर्ट करती है जिसके बारे में उसको लगता है कि इसकी फौज जीतेगी। तो इस वजह से पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनकी हुकूमतों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पब्लिक सेंटिमेंट जो था वो वैसे ही पाकिस्तान के साथ पहले भी था, अब भी है। इंडिया बैकफुट पे है। पाकिस्तान की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो लोग जो कॉलिंग शॉट्स,
वो क्लियर हैं, वो खुद एग्रेसिव हैं, वो खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं। इस वजह से डिप्लोमेटिक और इंफॉर्मेशन डोमेन में आपको नजर आता है कि जो पाकिस्तानी जाते हैं फिर अब वो कॉन्फिडेंस के साथ जाके फ्रंट फुट के ऊपर एग्रेसिवली डील कर रहे हैं। और दुनिया का इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप जब एग्रेसिवली, आजकल के दौर में जितना एग्रेसिवली डील करेंगे, लॉजिक के साथ डील करेंगे, फैक्चुअली डील करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ डील करेंगे कि आपका मुल्क, आपकी फौज, आपकी कौम आपके पीछे खड़ी है, तो फिर दुनिया के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता सवाए इसके कि वो आपको सीरियसली ले। यकीनी तौर पे। अच्छा अहमद, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा कि यकीनन अभी सीज़ फायर तो हो गया, तमाम लोग कोशिश तो यही करेंगे, चाहेंगे यही कि आगे बात ना बढ़े, दोबारा से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन कुछ मालूम भी नहीं, जैसे आपने भी उसको बयान किया, मुज़ाकरात बहरहाल अब नेक्स्ट स्टेप के तौर पे होने हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि कश्मीर के ऊपर बात की जाएगी, दहशतगर्दी के ऊपर बात की जाएगी और पानी का जो इशू है उसके ऊपर बात की जाएगी। इंडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है, जो मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी जो पाकिस्तान की जानिब से होती है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया एक मरतबा, फिर उसके ऊपर बात होगी, और अगर कश्मीर पे बात होगी तो जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो। तो आपको लगता है ऐसे माहौल में जब खुद सदर ट्रंप की इंटरवेंशन हुई इस तमाम मामलात में, और फिर इंडिया जो है वो सीज़ फायर की जानिब भी गया, मुज़ाकरात अब आगे होंगे, उसमें भी उन्होंने एक इशारा दिया है कि वो इसकी सालसी कराने के लिए और उनके मुताबिक 1000 साल की जो लड़ाई है उसको बंद करवाने के लिए वो एग्री हैं और इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। तो आपको लगता है कि जब पाकिस्तान के मुतालबात कुछ और हैं, इंडिया उनके तरफ बिल्कुल नहीं आना चाहता, तो ऐसे माहौल में कोई मुज़ाकरात जो हैं वो हो पाएंगे? देखें, बात यह है, पिछले 10 साल से पाकिस्तान इंडिया को कह रहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करिए, तो मुज़ाकरात करते ही नहीं थे। अब ये फैक्ट कि मोदी खुद कह रहे हैं कि हम टेबल के ऊपर ये बात करेंगे और ये बात करेंगे, ये इन इट सेल्फ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि ये टेबल पे आने के लिए अपने मतलब घुटनों के बल चल के लिटरली ये टेबल पे आए हैं। और ये अगर ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर इंडिया अपने इतने पुराने स्टैंड्स जो इनका था कि हम तो जी पाकिस्तान से कभी बात नहीं करेंगे, उस स्टैंड से अगर पीछे हट गया है और ये कह रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, तो फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। और जब डिप्लोमेटिक टेबल्स के ऊपर आप बैठते हैं तो जो मुल्क डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है उसी की शराइत पे मुज़ाकरात शुरू होते हैं। जो टॉक्स की प्री कंडीशंस होती हैं वो डोमिनेंट मुल्क ही डिसाइड करता है। तो प्रैक्टिकली इंडिया के पास डोमिनेंस नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये डिसाइड करेगा कि किस बारे में बात होगी। इंडिया के पास कोई और ऑप्शन टेक्निकली नहीं है। ये सिर्फ ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश करें, तो वो ऑप्शन पाकिस्तान को ऑलरेडी पता है। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिप्लोमेसी, अब वो बात नहीं है जो पहले थी। अब पाकिस्तान तुमसे बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन पे बात करेगा, अपनी कंडीशंस के साथ बात करेगा, और जो चाहेंगे हम उसी बारे में बात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।